बहुत कम समय ऐसा होता है कि आपने कोई चीज पहली बार की हो और वो चीज बहुत बड़ी हो गई हो। इसे बिगिनर्स लक भी कह सकते हैं या आदमी की खासियत भी कह सकते हैं। इसे बिगिनर्स लक तो नहीं कहेंगे, क्योंकि जिस व्यक्ति के बारे में हम चर्चा करेंगे और जिस किताब पर चर्चा करेंगे वो किसी बिगिनर्स लक के कारण नहीं हुई है। वो एक मास्टरपीस है या एक आदमी की कड़ी मेहनत या उसकी महानता को दर्शाती है। प्रणाम दोस्तों। तो आज हम जिस लेखक के बारे में चर्चा करेंगे उनके बारे में चर्चा करने के लिए शायद मेरे पास शब्द ही कम पड़ जाए। जी हाँ, आज हम जिस व्यक्ति के बारे में चर्चा करेंगे वो है फणीश्वर नाथ रेणु। फणीश्वर नाथ रेणु जी का जन्म 4 मार्च 1921 को बिहार के अररिया जिला, जिसे पहले पूर्णिया जिला कहा जाता था, उस जगह हुआ था। इनकी शिक्षा थोड़ी नेपाल में थोड़ी भारत में हुई थी। रेणु जी ने 1942 में गांधी जी के भारत छोड़ो आंदोलन में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। उन्होंने 1950 के नेपाल के जनतंत्र स्थापना आंदोलन में भी हिस्सा लिया था, जिसके बाद वहां जनतंत्र स्थापना की नींव रखी गई थी। फणीश्वर नाथ रेणु जी ने अपना पहला ही उपन्यास, जिसका नाम है मैला आंचल, उसके साथ ही अपार सफलता प्राप्त कर ली थी। बहुत ही कम ऐसे कवि या लेखक या साहित्यकार होते हैं जिनको अपने पहले ही लेखन में इतनी बड़ी सफलता मिल जाती है, जो कि फणीश्वर नाथ रेणु जी के साथ हुआ था। 1954 में प्रकाशित हुआ उनका उपन्यास मैला आंचल काफी ज्यादा प्रसिद्ध हुआ था। यहाँ तक कि कुछ आलोचकों ने इसे गोदान के बाद भारत का सबसे प्रसिद्ध उपन्यास भी घोषित करने में समय नहीं लगाया था। फणीश्वर नाथ रेणु जी का लेखन कुछ हटकर था। 11 अप्रैल 1977 को इनकी मृत्यु हो गई थी। इन्होंने अपने जीवन काल में कई सारे लेख लिखे हैं, कई सारे उपन्यास, कहानियां, कविताएं लिखी हैं, कई सारे नाटक लिखे हैं। इनको अपने सबसे प्रसिद्ध उपन्यास मैला आंचल के लिए पद्मश्री पुरस्कार भी मिला था सन 1970 में, जो कि 1974 में इन्होंने अपने पद्मश्री सम्मान को वापस करने के लिए राष्ट्रपति को पत्र भी लिख दिया था, क्योंकि 1974 में और उसके कुछ साल पहले जो घटनाएं चल रही थी और उसके बाद 1974-75 में आपातकाल की घोषणा के बाद ये बहुत दुखी हो गए थे। उन्होंने भारतीय सेना में भी अपना योगदान दिया है। मारे गए गुलफाम, जो इनकी एक कहानी थी, उस पर बॉलीवुड में एक फिल्म बनी थी जिसका नाम था तीसरी कसम, जिसमें राज कपूर और वहीदा रहमान जी ने भूमिकाएं निभाई थी। आपने इस फिल्म का गाना अवश्य सुना होगा। शायद बहुत सारे लोगों ने पिक्चर देखी भी हो, बहुत सारे लोगों ने नहीं देखी होगी, पर मुझे यकीन है कि इसका गाना आपने अवश्य ही सुना होगा। गाने कुछ इस प्रकार थे कि चलत मुसाफिर मोलिया रे पिंजरे वाली मुनिया, ये एक गाना था। और उसके बाद पान खाए सैया हमार हो, सांवरिया सूरतिया होठ लाल लाल। इस फिल्म के लिए उन्होंने इस फिल्म का संवाद भी लिखा था। तो आइए आज हम इनकी किताब पर चर्चा करेंगे, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया, मैला आंचल। सन 1954 में ये मैला आंचल प्रकाशित हुआ। ये पुस्तक मैला आंचल प्रकाशित हुई थी, जिसका लेखन फणीश्वर नाथ रेणु जी ने किया था। ये उनका पहला ही उपन्यास था और पहले ही उपन्यास ने इन्हें रातों रात इतनी ख्याति प्राप्त हो गई थी, जो कि कई सारे लेखकों को नहीं मिलती। आजादी के बाद का इन्हें प्रेमचंद भी कहा जाता है, क्योंकि गोदान के बाद अगर कोई भी सबसे प्रसिद्ध उपन्यास हुआ है तो उसे मैला आंचल को ही कहा जाता है। आपने बहुत सारी कहानियों में देखा होगा कि कोई भी कहानी एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को फॉलो करती है, पर मैला आंचल की कहानी इस प्रकार नहीं है। यहाँ पे हर एक कैरेक्टर का अपना महत्वपूर्ण योगदान है अपनी कहानी के प्रति, और कहानी में घटनाओं से ज्यादा उस कैरेक्टर की सोच पर ज्यादा ध्यान दिया है कि वो किस प्रकार सोचता है, और जो चीज इसे सब उपन्यासों से अलग बनाती है। कहानी बिहार के पूर्णिया जिले में मेरीगंज नामक गांव की है। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक अस्पताल बनने वाला होता है गांव में, जिसकी तैयारियां चालू होती हैं और उसमें मलेरिया और कालाजार की बीमारी का इलाज होता है। कहानी 1946 से लेके 1948 तक सेटअप की गई है। कहानी में हम डॉक्टर प्रशांत की स्टोरी देखते हैं, जिसे इंग्लैंड जाने के लिए आगे जाके और पढ़ाई करने का अवसर प्राप्त होता है, लेकिन वो चाहता है कि वो देश की सेवा करे और देश के छोटे छोटे इलाकों में मलेरिया और कालाजार का इलाज करे। और जब वो गांव में आता है तो वो
देखता है कि यहाँ की राजनीति किस प्रकार की है, गांव का रहन सहन किस प्रकार का है, लोग शिक्षित कितने हैं, या मतलब लोग कैसे रहते हैं गांव में। हाँ, कहानी सिर्फ प्रशांत को नहीं फॉलो करती है, कहानी में अपने अपने कैरेक्टर हैं और अपने अपने कैरेक्टरों का हर एक व्यक्ति का मोल है। और ऐसा नहीं है कि कहानी में इतने सारे कैरेक्टर हैं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कहानी में हो क्या रहा है। सबसे बड़ी खास बात यही है कि अगर कोई कैरेक्टर अगर एक ही लाइन के लिए आया है तो वो इतना ब्यूटीफुल तरीके से लिखा गया है कि आप ये नहीं सोचोगे कि ये नया कैरेक्टर कैसे आया या इसके बारे में तुरंत एक लाइन में कैसे जानकारी मिल जाएगी। लेकिन एक ही लाइन में अगर वो व्यक्ति आ रहा है तो उसको इतनी ब्यूटीफुल तरीके से बताया है लेखक ने कि आपको जैसे लगेगा आप इस कैरेक्टर को ठीक ठाक जानने लगे हैं सिर्फ एक लाइन में। कहानी में हम देश की राजनीति पर देखते हैं कि कैसे कांग्रेस पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी, ये सब कैसे चलते हैं। अशिक्षित समाज को देखते हैं, उस समाज को देखते हैं जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, कायस्थ ऐसे वर्गों में बटा हुआ है। देश की राजनीति के बारे में देखते हैं कि ईमानदारों के साथ कैसा होता है, जो लोग भ्रष्टाचारी होते हैं उनके साथ कैसा होता है। गांव में एक आश्रम है जिसे मठ कहा जाता है, उसमें भी हम देखते हैं कि किस प्रकार लोग मठ में रहते हैं, किस प्रकार मठ के भी लोग जो साधु होते हैं वो कैसे काम और वासना में भी डूबे होते हैं। लोगों का ढोंग भी पता चलता है, ज्योतिषियों के द्वारा कैसे लोग पहले ठगे जाते थे। ये भी देखते हैं कि कैसे लोग ज्योतिषियों पे पहले ज्यादा भरोसा रखते थे और वो कैसे होते थे, मतलब उनके पास नॉलेज हो ना हो लेकिन हमें उनकी सबकी बात माननी पड़ती थी। कहानी में उस समय हम देखते हैं कि लोग जमींदारी प्रथा खत्म करती है सरकार, लेकिन एक्चुअली उसका जमीनी स्तर पर वो किस प्रकार खत्म हो रहा है या खत्म ही नहीं हो पा रहा है, इस पर हम देखेंगे। क्योंकि जब जमीनी प्रथा खत्म करने की बात आई तो कांग्रेस के जो नेता थे या बड़े बड़े कार्यकर्ता थे वो ऑलरेडी जमींदार और तहसीलदार थे। और किस प्रकार जब आप ही तहसीलदार हैं, जब आप ही जमींदार हैं और आप ही नेता हैं और आपको ही इम्प्लीमेंट करना है तो वो किस प्रकार होगा। कहानी में हम भारतीय समाज तथा भारतीय गांव को पूरी अच्छी तरीके से जानने का अवसर मिलता है। कैसे लोग एक जगह साथ में बैठकर खा नहीं सकते क्योंकि उनकी जाति अलग होती है। मैला आंचल एक आंचलिक उपन्यास है। आंचलिक उपन्यास वो उपन्यास होते हैं जिसमें किसी विशेष जाति या विशेष स्थान पर अधिक फोकस किया जाता है। जैसे मैला आंचल में आप पूर्णिया जिले के मेरीगंज इलाके की कहानी देखेंगे। यहाँ तक कि इस उपन्यास में आप वहाँ की भाषा भी देखेंगे, जैसे मैथिली भाषा या कुछ हद तक बिहारी भाषा कह सकते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ चीज शब्द हैं, जैसे भाषण को भाखन है, इसमें डॉक्टर को डागडर है, यहाँ पे स्वराज्य को सुराज, ऐसे ऐसे शब्द आते हैं जो कि मैथिली भाषा में प्रयोग होते हैं या थोड़ी बिहारी भाषा कह सकते हैं। तो ये इस उपन्यास को काफी अच्छा बनाते हैं। जैसे कई लोग होते हैं कि उपन्यास को मतलब आसानी से समझने बनाने के लिए वो भाषा सिंपल रख देते हैं या सरल हिंदी का अगर इसमें प्रयोग होता तो शायद ये उपन्यास उतना अच्छा नहीं लगता। यहाँ इस उपन्यास में सबसे अधिक चीज इंपॉर्टेंट तरीके से ध्यान दी गई है कि जिस क्षेत्र के बारे में लिखा जा रहा है उस क्षेत्र की ही भाषा का इसमें अधिक प्रयोग किया जाए। क्योंकि खुद फणीश्वर नाथ रेणु जी पूर्णिया जिले के थे तो उन्होंने अपनी यहाँ की भाषा काफी अच्छे तरीके से लिखी है, जो कहीं कहीं अच्छी भी लगती है और कहीं कहीं शायद आपको समझ में भी ना आए। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलेंगे फिर किसी नई वीडियो के साथ, फिर किसी नई पुस्तक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।